Hello all. Welcome to Mumbai Theatre Guide Insta Live. My name is Nishtha, and today we, along with Mr. Anup Soni, we are going to read a part of our play Baliganj 1990, which is written and directed by Mr. Atul Satyakaushik. We are really grateful to Mumbai Theatre Guide for providing us this platform. So now I'll be just joining in Mr. Anup Soni. Just a moment, he'll be here with us soon. Hi everyone, just bear with us. I'll be soon joining in. Okay. Hello. Hi, Nishtha. How are you? Hi. I'm good. So Okay. एक बार हम पूछ लेते हैं क्या हमारी आवाज visible है and we are visible to them. If you can just react in the comment. Okay. I can see Sonam. Yes. Okay. Yeah. ओके तो हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड मुंबई थिएटर गाइड, थैंक यू सो मच कि हमें ये मौका दिया आपने कि हम अपनी ऑडियंस के साथ आपके इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर पाएं। तो आज हम एक नाटक जो हमारा काफी, हम कहते हैं, फेमस रहा है और ऑडियंस भी कहती है कि बहुत फेमस रहा है, बालीगंज 1990, जिसके पिछले एक साल में हम लोगों ने लगभग 30 से ज्यादा शोज किए हैं इंडिया के अलग अलग शहरों में, और भी करेंगे जैसे ही स्थितियां ठीक होती हैं। तो ये नाटक जो है ये अतुल सत्य कौशिक ने लिखा है, अतुल सत्य कौशिक ने डायरेक्ट किया है, फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी उनकी जो कंपनी है उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ये नाटक दो किरदारों के बीच में है। मैं थोड़ा सा बेसिक प्रिमाइस आपको इस नाटक का दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये नाटक की कहानी दो लोगों के बीच चलती है। एक किरदार है कार्तिक और दूसरी है वासुकी। कार्तिक और वासुकी जो है वो कॉलेज के जमाने से एक दूसरे से प्यार करते थे, शायद रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कार्तिक जो है वो ये रिश्ता पूरी तरह से निभा नहीं पाता और अलग हो जाता है। और अब उस बात को कई साल बीत चुके हैं और इतने सालों के बाद अचानक जो है कार्तिक वासुकी को कलकत्ता शहर में मिल गया। ये दोनों कलकत्ता के ही रहने वाले थे, कलकत्ता शहर में ही रहते थे। और अब जो है कार्तिक बंबई चला गया था सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और अब इतने सालों के बाद वो कलकत्ता वापस आया है और कुछ वो वासुकी को कलकत्ता के किसी एक मार्केट में मिला है। वासुकी की आज शादी हो चुकी है। वासुकी की शादी जिनसे हुई है उनका नाम है बिनॉय दास। वो एक बहुत ही मशहूर पेंटर है और बहुत ही जाने मानी शख्सियत हैं कलकत्ता शहर में। कलकत्ता के लोग उनको जानते हैं, अमीर हैं, रईस हैं, एक बड़ी सी हवेली में रहते हैं जहां पर आप जैसा देखते हैं कि कुछ जो लिटरेरी रईस होते हैं, पेंटर्स, उनके घर का माहौल बिल्कुल वैसा है, हवेली जैसा है। बहुत सारे झूमर हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे एंटीक पीसेस हैं घर में। घर का कुछ हवेली नुमा माहौल है और काफी एक रिच किस्म की हवेली है वो। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बेसिकली सिर्फ इतना, ये कहानी यहां से शुरू हो रही है कि जब 4 दिन पहले कार्तिक अचानक इतने सालों के बाद वासुकी को बाजार में मिल गया था। वासुकी ने कार्तिक को अपने घर पर इनवाइट किया है आज, और कार्तिक जो है आज घर पर आया है। जब वो घर पर आता है तो घर पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, लेकिन अचानक एक घर के जो एक हेल्पर हैं जिनको वो जानता है, क्योंकि वो हेल्पर जो थे वो वासुकी के बचपन के जमाने से उनके घर पर काम किया करते थे, और अब शायद वासुकी की शादी के बाद उनके साथ ही दहेज में ससुराल आ गए हैं, तो वो मिलते हैं।
उस किरदार की शुरू की कुछ लाइनें जो हैं वो निष्ठा पढ़, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो निष्ठा वो लाइनें पढ़ेंगी और उसके बाद फिर निष्ठा जो है वो वासुकी का किरदार करेंगी और मैं कार्तिक का किरदार। तो चलिए शुरू करें। हम्म। ओके। जी। कार्तिक घर के अंदर दाखिल होता है, घर में अंधेरा है। वो आसपास पूछता है, कोई है घर में, कोई है? बाड़ीते क्यों केनो कोई कोई आछे, लेकिन कोई आवाज नहीं आती और वो जाने लगता है और पीछे से अचानक पूरी हवेली की लाइट्स जल जाती हैं और वो मुड़कर देखता है। कार्तिक बाबू, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे ईश्वर दादा, आप यहां कैसे? आप तो वासुकी के घर में काम करते थे ना, आई मीन वासुकी के शादी से पहले वाले घर में। बासु अपने साथ ले आई मुझे दहेज में। अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है इसने। कहती है जल्दी छोड़ देगी, पर अब मैं भी इससे दूर कहाँ रह सकता हूँ। आओ आओ, तुम अंदर आओ, बैठो। जी जी जी। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि आमी भूल ठिकाना ऐसे पहुंची, मुझे लगा मैं गलत घर में आ गया हूं। नहीं कार्तिक बाबू, बिनोय दास का घर बालीगंज का सबसे बड़ा घर है। यहाँ कोई गलती से नहीं आ सकता। हाँ वो तो है। घर तो बहुत बड़ा है और अब तो लगता है और भी बड़ा बना रहे हैं। बाहर रोड़ी मलबा रखा हुआ था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या? हाँ दास बाबू एक गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं पीछे की तरफ। आओ आओ, तुम बैठो। हाँ, एक क्या 10 गेस्ट हाउस बनवा सकते हैं। अच्छे खासे जाने माने पेंटर हैं, अच्छे खासे रईस भी लगते हैं। अच्छा दादा, वासुकी कहाँ है? उसने मुझे आज घर पर बुलाया था। पता नहीं, अभी तो यही थी। दुर्गा विसर्जन का शोर सुनकर शायद बाहर गई है, अभी आती ही होगी। जी जी। दादा, दास बाबू है ना घर पे? हाँ दास बाबू मतलब घर पे होंगे ना वो? हाँ हाँ, वो अपने कमरे में है। लो लो लो, वासुकी भी आ गई। अरे वासुकी। कार्तिक! ईश्वर दादा इन्हीं को भी ले। अच्छा बस हाँ, थोड़ी अभी देर तो पहले। ठीक है ठीक है। आप थोड़ी देर ऊपर बैठिएगा, हाँ मैं फोन करके बुला लूंगी, आप जाइए। उनके साथ ऊपर जाना है। हाँ। अरे नहीं नहीं, वो ईश्वर दादा से बात करने लगा ना, तो बस तुम उनसे कह रही थी कि फोन करके बुला लूंगी, तो मैं सोच रहा था कि पूरे घर में फोन लगवा रखे हैं क्या? इस घर में सब आलसी हैं, एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं और जब जरूरी होता है ना तभी हिलते हैं। हाँ, काम नहीं होगा तो आलसी हो ही जाएंगे। बस हर कमरे में इंटरकॉम लगवा दो, बेड पर बैठे बैठे आराम से बात होती रहेगी। कार्तिक, तुम हमारे घर में इंटरकॉम और रईसी के बारे में बात करने आए हो या मुझसे मिलने? ठीक से मिले भी नहीं तुम आकर। कार्तिक क्या है ये? अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, वो ईश्वर दादा से बात करने लगा ना तो बस भूल गया। कैसी हो तुम? ऐसे ही मिला करते थे पहले मुझसे। मतलब? कार्तिक ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों मिल रहे हो मुझसे? अरे यार नहीं, मैं तो एकदम नॉर्मल तरीके से ही मिल रहा हूँ। बस ये तुम्हारा इतना बड़ा घर देखकर दंग रह गया था। एकदम रानी बनाकर रखा है तुमको मिस्टर दास ने। लेकिन मिस्टर दास हैं कहाँ? जहां कहीं भी है तुम्हें नहीं देख रहे, इसलिए बैठो बैठो आराम से। अरे मैं तो आराम से बैठा हूँ। अब मिलवाओ ना मिस्टर दास से, उनसे मिलूंगा तो कुछ काम वाम मांग लूंगा। तुम क्या काम मांगोगे उनसे? तुम एक राइटर हो, वो एक पेंटर है, और मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, तुम कितने खराब पेंटर और वो कितने खराब राइटर है। अरे नहीं भाई, ना तो मैं उन्हें राइटर बनाना चाहता हूँ, ना मैं खुद पेंटर बनना चाहता हूँ। बस यार उनकी पेंटिंग्स पर कुछ लिख दिया करूंगा तो हमारा भी काम चल जाएगा। उनकी पेंटिंग्स में लिखना बहुत मुश्किल है। अरे हमें आज तक नहीं समझ आई, तुम कहाँ से समझोगे? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक वेलकम गिफ्ट है अभी लाई। अरे यार रहने दो ना, इस सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है बासुकी, प्लीज। देखो 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 देखो। क्या है इसमें? खोल के देखो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में खोल के देख लूंगा। अभी देखो ना। अरे तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे एकदम से गिफ्ट खोलकर देखना अच्छा नहीं लगता है। मैं घर जाकर आराम से देख लूंगा। हाँ ठीक है, पता है। जब मन करे तब देख लेना, पर देखना जरूर। और इसे ना अपने पास ही रखो। ये घर बहुत बड़ा है, चीजें आसानी से खो जाती हैं यहाँ।
वैसे बहुत अच्छा घर बनाया है तुमने। मैंने थोड़ी बनाया है, मैं तो बने बनाए घर में आई थी। हाँ, लेकिन अब इस घर को मेंटेन तो तुम ही करती होगी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करती इस घर में। हाँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी क्या है। तुम इस घर की मालकिन हो। लेकिन एक बात कहूं, हम्म। यहाँ आकर ना तुम्हारा जो टेस्ट है ना वो एक्सपेंसिव, आर्टिस्टिक और रॉयल हो गया है। रॉयल? अच्छा, जैसे कि? आई थिंक वी आर स्टक। हेलो, या? तुम्हारा टेस्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव, आर्टिस्टिक और रॉयल हो गया है। रॉयल? जैसे कि? हम्म। जैसे कि, हाँ, वो घर के बाहर एक ही पैर का दो अलग अलग रंग का जूता जो है बड़े ही आर्टिस्टिक स्टाइल में रखा हुआ है। अच्छा, वो? हाँ। और? और? और क्या है, और क्या है, हाँ, ये देखो ना, एकदम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ये सिंपल सी सफेद प्लेट पर चार जामुनी रंग की उंगलियों के निशान कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। ये सब कुछ तो तुमने ही किया होगा ना इस घर को सजाने के लिए। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें। लेकिन ये बताओ कि इस सब में तुमने मिस्टर दास के कितने पैसे खर्च करवा दिए। कार्तिक, रहने दो तुम, हाँ। क्यों? अरे तुम हंस क्यों रही हो यार, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तुम कार्तिक, हंस रही हो। कार्तिक, अरे। कार्तिक, वो जूते, हम्म। वो हमारे माली के हैं। माली के? अरे यार हाँ। वो तो एक ही पैर के हैं लेकिन। उस बेचारे का एक ही पैर है, गार्डनिंग करते हुए कभी कभार पहन लेता है वो जूता। और हाँ, और क्या कह रहे थे तुम? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पीस? हाँ कार्तिक, कार्तिक, अभी थोड़ी देर पहले मैं जामुन खा रही थी, ये मेरी उंगलियों के निशान है इस प्लेट पे। मेरा टेस्ट एक्सपेंसिव हो गया है, रॉयल हो गया है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी नाउ, हाँ, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अरे मी। प्लीज यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे। मैं तो सब जानती हूँ कार्तिक, तुम कुछ नहीं जानते। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो वासुकी। हम, अगर तुम एकदम बदल गए हो। आजकल इंसानों और उनकी फीलिंग्स से पहले उनका घर, रईसी और रॉयल्टी नोटिस करते हो। माने? मा, माने ये बातें मुझसे कर रहे हो और इन दीवारों और दरवाजों को ऐसे देख रहे हो जैसे इनमें से कोई भूत निकल कर आने वाला है तुम पर चढ़ने। कार्तिक, ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, सो रिलैक्स। अरे यार, आई एम रिलैक्स यार, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मैं तो बस ये देख रहा था कि घर में और है कौन कौन, मिलवाओ ना सबसे, प्लीज मिलवाओ ना। कोई सबब नहीं है, बैठो। मिस्टर दास हैं, उनकी माता जी हैं। ईश्वर दादा हैं, वो कभी कभार यहाँ रुक जाते हैं, कभी अपने घर चले जाते हैं। दो नौकर हैं, वो सुबह आकर शाम को चले जाते हैं। इतना बड़ा घर और तीन जन। अच्छा ये बताओ, मिस्टर दास तो बहुत बड़े पेंटर है ना, तो अभी अंदर क्या पेंटिंग कर रहे हैं क्या वो? अ, तुम राइटर हो ना? हाँ। अब भी कुछ लिख रहे हो? नहीं तो। नहीं ना? पेंटर क्या सारा दिन पेंटिंग करता रहता है? अरे नहीं यार, मैं तो पता है, मेरी। पता है। कल रात से एक एग्जीबिशन के लिए अपनी श्रेष्ठ पेंटिंग्स में से सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग ढूंढ रहे हैं। हम्म। मुझसे पूछने लगे, फिर कहने लगे नहीं, मैं आज ही उसके लिए एक नई पेंटिंग बनाऊंगा। मैं तो भाग जाती हूँ ऐसे केस में, मुझे समझ नहीं आता किसको अच्छा बोलूं। किसी एक को अच्छा बोलती तो पता है क्या बोलते हैं? बाकी सब में ऐसी कौन सी कमी थी जो उनको बेस्ट नहीं कहा? मुझे ना ये सारे बड़े आर्टिस्ट बिल्कुल पागल लगते हैं। अरे वाह, ये अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। अब देखो भाई, मैं तो बड़ा आर्टिस्ट हूं नहीं, तो कम से कम तुम्हें पागल तो नहीं लगूंगा। तुम ही तो हमारे शुरू थे कि पागल लागो। पर बड़े आर्टिस्ट सच में पागल होते हैं कार्तिक। तुमने तुमने मिस्टर दास की पेंटिंग्स देखी है? ऑफ कोर्स देखिए यार, इतने बड़े पेंटर हैं, सारी दुनिया उन्हें जानती है। हाँ, इनकी पेंटिंग्स थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। और अगर तुम बुरा ना माना तो एक बात कहूं, आई मीन, जिस तरीके से ये अपनी पेंटिंग्स कभी कभी थोड़ी वल्गर भी हो जाती है। जिस तरीके से इनकी पेंटिंग्स में औरतों को दिखाया जाता है। और हाँ, एक अजीब सी बात होती है इनकी पेंटिंग्स में, कि औरत का शरीर अच्छी तरह से दिखाई देता है लेकिन चेहरा ढका हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। ऐसा क्यों करते हैं, कभी तुमने पूछा मिस्टर दास से? ऐसा है, मुझे सब पूछ कर ना उनसे कोई ज्ञान नहीं लेना। तुम मिलोगे ना उनसे तो पूछ लेना, खुद ही ले लेना पूरा ज्ञान, हाँ। अरे मैं तो जरूर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा मैं तो।
अच्छा, कुछ चाय कॉफी चाहिए हो तो बता देना। चाय तुम बनाओगी? मैं नहीं बनाऊंगी, ईश्वर दादा को बोलूंगी। अच्छा जी। हम इतने सालों के बाद उस दिन अचानक बाजार में मिल गए, तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया, 10 बार तो तुमने कंफर्म किया। तो मुझे लगा कि शायद तुमने मेरे लिए कोई दावत वगैरह रखी होगी। ओ, तो तुम क्या आए टाइम पे? चाय का टाइम ना 5 बजे का होता है। और तुम आए हो पौने 8 बजे। अब कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। चाय मिलेगी। सच कहूं वासुकी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए और या अब नहीं कैसी दावत कार्तिक? अब कैसी दावत? असली दावत तो तुमने मिस कर दी 5 साल पहले। 5 साल पहले मैंने कौन सी दावत मिस कर दी? 4 जुलाई 1985 की दावत। 4 जुलाई 1985? अरे उस वक्त तो मैं बॉम्बे में था। हाँ, बॉम्बे में थे और मैं यहीं बालीगंज कलकत्ते में। मेरी शादी कराई जा रही थी। बहुत सारे लोग आए थे कार्तिक। ये देखो, देखो इस एल्बम में, ये देखो। ऑनिक भी आया था। कॉलेज में मुझ पे कितनी लाइन मारता था, मेरी शादी में आकर रसगुल्ला खा रहा था। तो बस बहुत ठीक है बहुत ना सारे लोग वासुकी, आए थे। रहने दो ना, प्लीज रहने दो ना। अब तो इन सब बातों को कितना वक्त बीत चुका है। उतना ही वक्त और गुजर जाए, उसके बाद उतना ही वक्त और गुजर जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है कार्तिक? मुझे अपनी शादी की दावत तो याद रहेगी ना। मैं समझ रहा हूं वासुकी, लेकिन देखो अब तो सब कुछ ठीक है ना। तुम कितने बड़े घर की बहू बनकर आई हो। मैं सच कहूं तो वासुकी, मैं तुम्हें इतना सब कुछ नहीं दे सकता था। मैंने इतना सब मांगा कब था कार्तिक? मैंने तो बस तुमको मांगा था। अच्छा, वैसे नहीं तो ऐसे सही, आखिर हम मिल तो गए ना। उस दिन अचानक बाजार में मिल गए और अब देखो यहां आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। वैसे नहीं तो ऐसे सही। वैसे और ऐसे में बहुत बड़ा अंतर है कार्तिक। वैसे तुम्हारी समझ में नहीं आया और ऐसे मैं नहीं समझना चाहती। वासुकी प्लीज, अब तुम कब लौटे बंबई से? मैं आ गया था 2 साल पहले। वहां बात नहीं बनी? अरे वो शहर बिल्कुल अलग है, मेरे जैसे ऑर्डिनरी राइटर के लिए वहां कोई जगह नहीं है। तो फिर गए क्यों थे मुझे छोड़कर? उस वक्त नहीं पता था, वहां जाकर पता चला। तो फिर तुरंत लौटकर क्यों नहीं आ गए? 4 जुलाई 1985 से पहले आ जाते कार्तिक। इतनी देर क्यों कर दी कार्तिक? वासुकी प्लीज छोड़ो मुझे, वासुकी प्लीज, मिस्टर दास। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम सॉरी। अच्छा छोड़ो ना यार इन सब बातों को। तुम मुझे बताओ ना, क्या तुम अब भी पहले की तरह से लिखती हो? तुम्हें याद है हम दोनों एक साथ बैठकर कितना कुछ लिखा करते थे और हमेशा इस बात पर बहस करते थे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लिखता है। बेकार की बहस करते थे हम लोग कार्तिक। मैं हमेशा से तुमसे अच्छी कहानियां लिखती आई हूं। अरे रहने दो, एक भी कहानी तुम खुद पूरी नहीं कर पाती थी। तुम्हारी सारी अधूरी कहानियां मुझे ही पूरी करनी पड़ती थी। क्या करूं कार्तिक? मेरी हर कहानी तुमसे ही तो पूरी होती थी। और जिन कहानियों में तुमने साथ नहीं दिया, वो आज भी अधूरी पड़ी है। वासुकी, वासुकी प्लीज दूर बैठो। प्लीज मिस्टर कार्तिक, दास देख लेंगे, तुम कार्तिक, समझ कार्तिक, क्यों? आई एम नहीं नहीं सॉरी। तुम मुझे प्लीज। गलत मत समझना, प्लीज प्लीज। तुम बैठो बैठो, प्लीज प्लीज। नहीं वासुकी ठीक है, मैं एक काम करते हैं, वैसे भी मुझे बहुत देर होगी, मैं चलता हूँ अब। हाँ आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। मुझे निकल जाना चाहिए। अब यहाँ आ ही गया हूं तो एक काम करता हूँ कि मिस्टर दास से मिल लेता हूँ। वैसे भी इन बड़े लोगों से जान पहचान होती है ना, तो अच्छा रहता है। बस तुम मुझे मिस्टर दास से मिलवा दो, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक अच्छे। तुम एक काम करो, तुम पहले उन बड़े लोगों से ही मिल लो। मुझसे मिलने में तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट है नहीं। ना बताया क्या किया इतने साल, ना अपनी बेवफाइयों का हिसाब दिया। बेवफाइयां? हाँ, अब इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन तुम मिस्टर दास के सामने देना। थोड़ी तबीयत खराब है उनकी, तो आराम से बात करना। चलो आओ, उनके कमरे में ही चलो। आओ अरे आओ आओ। यार चलो उनके चलो, कमरे रुको में रुको क्यों रुको। जा, अरे प्लीज यार उनके सामने जाकर क्या एक्सप्लेनेशन देना है, प्लीज मेरी बात को। प्लीज यार, और एक बात सुनो। हम्म। मैं जब से आया हूं तब से मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम सिर्फ शिकायतें करती चली जा रही हो। आखिर ऐसी कौन सी शिकायतें हैं? है शिकायतें कार्तिक, बिल्कुल है। 10 साल से साथ थे हम। कॉलेज में, राइटिंग में, जॉब में, हर स्ट्रगल में साथ थे। अरे पूरा बालीगंज मुझे कार्तिक के नाम से जानता था। कौन वासुकी? वो कार्तिक वाली वासुकी। 7 फेरे नहीं लिए थे, फिर भी बीबी बनाकर रखे थे तुम मुझे अपनी। और अगर रातों का हिसाब लगाऊं ना, तो जितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं, उससे आधी भी इस आदमी के साथ नहीं बिताई। और फिर एक दिन तुम चले जाओगे, अपनी वासुकी को पीछे छोड़कर। उसको ना अपना पता बताओगे। वो ढूंढ ढांड कर तुम्हें खत लिखेगी, तुम खतों का जवाब भी नहीं दोगे। वो लिखेगी कि उसकी शादी कराई जा रही है, तुम फिर भी नहीं आओगे। और अब
अब इतने सालों बाद तुम उसको बाजार में मिल जाओगे, वो घर पर बुलाएगी तो आ भी जाओगे। कार्तिक, कार्तिक, जब सब कुछ खत्म ही कर दिया था तो आज भी मुझे बस इंतजार करने देते ना। आज क्यों आए हो? मत आते ना। वासुकी, मैं तुम्हें बता कर गया था। पर मैंने हाँ नहीं कहा था। मैं आखिर तक तुम्हें मना करती रही कि मत जाओ। हाँ, तो मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलो। बेकार की बात थी वो। तुम्हें पता था मेरे माँ बाप ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, तो हम उनसे बात कर लेते ना। ओ, बात नहीं की थी क्या? कितनी बार बात की थी मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में? माने वो नहीं ना? जो करना था हमें करना था कार्तिक, पर हम रहे नहीं। मैं हो गई, तुम हो गए। आमी कोलकाता रह गए, तुम ही बॉम्बे चले गए। जानते हो मैंने वासुकी, प्लीज कितनी बार बम्बई से धीरे टिकट बात करो। धीरे कटवाया कर मैं, पर धीरे कभी नहीं धीरे आए। बात करो प्लीज। वासुकी, धीरे बात करो, मिस्टर दास सुन लेंगे। अरे, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं हमेशा से बंबई जाना चाहता था। बड़ी बड़ी फिल्में बनाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। मेरी असली मंजिल तो वहीं थी, और यहां तो मैंने अपने आप को सिर्फ एक मुसाफिर समझा। तो मुसाफिर ऐसे 10-10 साल तक किसी से दिल लगाकर नहीं रखते। ये दो अलग अलग बातें हैं। नहीं है दो अलग अलग बातें। तुम एक इंसान में से चीरकर दो अलग इंसान नहीं बना सकते। एक इंसान जो सिर्फ प्यार करना जानता है और एक जो अपने सपनों के पीछे भागना जानता है। इन दोनों बातों को साथ में लेकर चलना होता है कार्तिक। ये दो अलग बातें बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए हमेशा से ये दो अलग अलग बातें थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि अगर मुझे एक दिन अपने प्यार और अपने सपनों में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो मैं किससे चुनूंगा। पता तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? 10 साल में एक भी बार ऐसा मौका नहीं लगा कि मुझे बता दो। क्यों कार्तिक? डरते थे? डरते थे कि अगर मुझे बता दिया तो किसके सीने में जाकर अपनी असफलताएं छुपाओगे? अरे, ऐसा नहीं है वासुकी, ऐसा नहीं होता है। उम्र का एक पड़ाव होता है जब इंसान को लगता है कि सपनों और महत्वाकांक्षाओं से आगे और कुछ नहीं है। एक धोखा इंसान अपने आप को देता रहता है कि पहले अपने सपनों को पूरा कर लो, प्यार तो वहीं उसी मोड़ पर खड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जब दुनिया की और खुद की हकीकत सामने आती है ना, तो सारी महत्वाकांक्षाएं धराशायी हो जाती हैं, और प्यार वो तो कब उस मोड़ से जा चुका होता है। मैं भी इसी गलतफहमी में जी रहा था कि जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे वहीं उसी मोड़ पर खड़ी हुई मिलोगी जहां तुमने हमारी आखिरी मुलाकात में मुझे ये वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम मुझे जान से मार दोगे। तुम्हारी शादी का पता चला था मुझे, लेकिन तब तक मुझ पर एक नाकामयाब राइटर का ठप्पा लग चुका था, और तुम एक मशहूर पेंटर की बीवी बनने जा रही थी। तो मैं क्या करता वासुकी, क्या कहता मैं, और किस मुंह से कहता। तुम समझ रही हो ना वासुकी, मैं क्या कह रहा हूं? समझ रही हो ना तुम? नहीं, मैं नहीं समझ रही और मैं कभी नहीं समझूंगी। तो तुम्हें समझना पड़ेगा वासुकी। क्यों? कुछ बदल जाएगा क्या? अरे, कुछ नहीं बदलेगा यार, लेकिन हाँ हाँ, कब तक गुस्सा यूं? वक्त लौट कर आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है वासुकी, लेकिन कब तक तुम यूं पुरानी तुम्हें बातों में नहीं, उलझी मैं रहोगी? नहीं, तुम्हें मैं इतने क्यों साल समझूं? पुरानी मैं नहीं हमारा समझ प्यार, सकती। क्यों हाँ, पुरानी कोई बातों में बात तुम नहीं, हमदर्द? कोई बात नहीं। तुम मुझे तो ऐसे क्या तुम कैसे मुझसे अब छोड़कर भी चले प्यार गए? मैं करती कभी। हो? अब भी मुझसे प्यार करती हो तुम? क्या? अपनी शादी के इतने सालों के बाद तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? इस सवाल का जवाब ना मैं अपने पति के सामने दूंगी, उन्हीं के सामने बताऊंगी। वैसे हमारी बातों को तो उन पर कोई असर पड़ेगा नहीं, वो तो जैसे वैसे ही रहेंगे। फिर भी तुम चलो, आओ आओ उनके कमरे में चलो, मैं अरे उनके प्लीज, सामने बताती हूँ। मेरी चलो बात सुनो यार। ये मिस्टर दास के सामने ये सारी बातें चलो क्यों चलो। करेंगे हम? प्लीज प्लीज, अरे मेरी चलो बात ना, सुनो। देखो, चलो चलो अरे यार, चलो। मैंने ऐसी बात मजाक में अभी तुम किसको फोन कर रही हो? तुम किसको फोन कर रही हो तुम? ईशो दादा, एक बार नीचे एसो। अरे यार, ईश्वर दादा को क्यों बुला रही हो यार? मैं सच कह रहा हूं, मैंने ये प्यार वाली बात ऐसी मजाक में पूछ ली थी यार। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम सॉरी। कार्तिक, तुम इतने डरे हुए बहुत अच्छे लगते हो। पर तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? तो ये सारी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है यार? ईश्वर दादा। आ, ईशो दादा, एक बार मिस्टर दास के हालचाल पूछा है? कोई और दवा चाहिए हो तो। हाँ ठीक है। कार्तिक, तुम भी मिस्टर दास को हाय बोल दो। नहीं नहीं, मैं जाते वक्त हाय और बाय एक साथ बोल दूंगा। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि उनकी पेंटिंग्स के बारे में पूछोगे, कि ये चेहरा क्यों क्यों छुपा होता है और बदन अनढका होता है। पूछ लो। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना यार, बाद में पूछ लूंगा। और वैसे भी वो इतने बड़े पेंटर हैं, इतने मशहूर पेंटर हैं, तो उन्होंने ये पेंटिंग्स कुछ सोच समझ कर ही बनाई होंगी ना, कि क्या ढकना है क्या नहीं ढकना है। तुम जाओ। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो है इसके पास,
इतना बड़ा घर, आलीशान मकान, पैसा, इज्जत, फिर भी पता नहीं क्यों ये पुरानी जिंदगी में अब तक हम दोनों की जिंदगी में अभी तक अटकी हुई है। ये कमरा किसका है? इस कमरे में कौन है? वो मिस्टर दास की माता जी का कमरा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अभी बस खाना खाकर लेटी हैं, फिर दवा लेती हैं, आराम करती हैं। दुआ करो उठ ना जाए, वरना तुमसे इतने सवाल पूछेंगे कि तुम्हें खुद पर शक होगा। अरे नहीं नहीं, फिर तो रहने ही दो यार, फिर तो रहने ही दो। ईश्वर दादा, आप ठीक है जाइए। हाँ मैं देख लूंगी, कार्तिक बाबू का मैं देख लूंगी, आप जाइए। ठीक है, समय पर आ जाइएगा। हाँ अब वासुकी, ये ईश्वर दादा इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो बस वही सब सामान वामान चेक करने, सब खुला पड़ा रहता है तो ताला वाला लगाने, फिर अपने घर चले जाएंगे। यहीं 5-10 मिनट की दूरी पर एक क्वार्टर दिलवा दिया है, सुबह आ जाएंगे फिर। हम्म। अच्छा, मिस्टर दास की तबीयत कैसी है? वो तो वैसे ही है जैसे 2 घंटे पहले थे। थोड़ी दवा दी है और शायद आराम आ जाए। आजकल की दवाएं भी ना बहुत धीरे असर करती हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो इसका मतलब अब मिस्टर दास से तो मुलाकात हो नहीं पाएगी। तो फिर एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ। हाँ, और वैसे भी तुमने चाय भी नहीं पिलाई मुझे। ऐसा है, चाय बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो वो तो मैं नहीं बना रही। और तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे पहले बैठो इधर, पहले मुझे बताओ, कलकत्ते में क्या लिख रहे हो नया? कुछ काम वाम भी है या वही पहले की तरह आवारागर्दी करते रहते हो? नहीं नहीं, काम है ना। एक छोटी सी मैगजीन का एडिटर हूँ। थोड़े बहुत ट्रांसलेशन चलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ छपता रहता है यहाँ वहाँ। कार्तिक, मुझे कुछ सुनाओ ना अपना लिखा हुआ। क्या सुनाऊं यार मैं? नहीं 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 नहीं, अपना लिखा हुआ सुना सुनाकर तुमने मुझे 10 साल तक खूब पागल बनाया, तो वो तो मैं नहीं अरे सुनने वाली। अरे, ऐसे क्यों कह रही हो यार? क्या पागल बनाया मैंने तुम्हें? कार्तिक कार्तिक, वो सुनाओ ना जो तुम सुनाया करते थे। क्या? फैज की नज़्में। अरे अरे, नहीं नहीं कार्तिक, यार, वो सब मुझे याद नहीं है अभी। प्लीज, मैं अरे सब मैं याद आ चलता जाएगा, हूँ अब। प्लीज कार्तिक, नहीं प्लीज सुना नहीं नहीं, दो। प्लीज, मेरी बारी बात सुनो, मैं चलता कार्तिक हूँ अभी, प्लीज, देखो प्लीज। प्लीज कार्तिक प्लीज। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो देखेंगे, तुम सुनाओ। नहीं, मैं पक्का चला जाऊंगा उसके बाद। विल सी बाबा, सुनाओ तो। तुम भी ना यार। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। शाह है यार। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवात। तेरी तेरी आंखों आंखों के सिवा दिमाग दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं न था। मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वासुकी। कार्तिक, वासुकी। कार्तिक। वासुकी, अब मुझे चलना चाहिए। कार्तिक रुक जाओ, मत जाओ। नहीं वासुकी, हम बार बार अपनी पुरानी बातों की तरफ जा रही हैं और ये ठीक नहीं है। मैं चलता हूं, मुझे जाना चाहिए। तो कुछ नई बात करो ना, लेकिन जाओ मत। तुमसे अलग होने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नया नहीं हुआ है वासुकी। मेरा चले जाना ही ठीक होगा। और वैसे भी तुम मिस्टर दास का ख्याल रखो। मैं जाता हूं। कार्तिक, कार्तिक, अपना एक प्रॉमिस तो पूरा कर जाओ। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? याद है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी हर अधूरी कहानी को पूरा कराओगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई प्रॉमिस याद नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज, तुम्हें पुरानी बातें बिल्कुल भी याद नहीं है, पर तुमने किया था। कार्तिक, मेरी ना एक कहानी बहुत दिनों से अटकी हुई है, उसे पूरा करा जाओ प्लीज। वासुकी प्लीज, तुम समझने की कोशिश करो। मिस्टर दास उस कमरे में है, अगर वो उठ गए कार्तिक, तो प्लीज कार्तिक, समझ। कार्तिक प्लीज, बस उसे पूरा करा जाओ प्लीज। ठीक है यार, तुम जल्दी से लेकर आओ। और अगर मुझे अभी इस वक्त कोई आइडिया आ गया तो ठीक है, वरना मैं बाद में सोच कर बताऊंगा। जल्दी लेकर आओ। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, तुम्हारी ये डायरी तो बहुत ही अच्छी है। कहानी और भी अच्छी है, सुनाऊं? पूरी सुनाओगी? तो
नहीं मतलब शॉर्ट में बता दो यार, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। तो ये कहानी है एक शैतान एक वहशी के किले की। शैतान और वैशी का किला? यार ये सब तुमने क्या लिखना शुरू हम्म। कर दिया है। कार्तिक सुन लो प्लीज। ओके उस सुनाओ। शैतान का किला ना, हाँ, उस शैतान का किला ना बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। और उसमें उसमें सबसे सुंदर चीज है, उसमें कैद एक राजकुमारी। वाह, शैतान का किला और किले में कैद एक राजकुमारी, मतलब इससे ओरिजिनल आइडिया तो कोई हो ही नहीं सकता ना। हाँ, ओरिजिनली ही है, सुन लो। अच्छा ठीक है तो सुनाओ। हाँ, वो शैतान उस राजकुमारी को बहुत परेशान करता है, उससे प्रताड़ित करता है, उसके जिस्म और उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। राजकुमारी कमजोर है और शैतान ताकतवर है। आसपास के सब लोग डरते हैं उससे। पर जब ये सिलसिला कई दिनों तक चला और राजकुमारी की सहन शक्ति की सारी हदें पार हो गई, तो उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर उस शैतान की कमजोर नस पर हमला कर दिया। और शैतान शैतान मर गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कहानी तो खत्म हो गई ना, अब इसमें बचा क्या है? बचा है, बचा है। राजकुमारी किले के अंदर कैद है। बाहर जाएगी तो शैतान के लोग उसको मार डालेंगे। जब तक बात अंदर है सब कुछ ठीक है। पर राजकुमारी जितना शैतान के साथ फंसी थी ना, उससे ज्यादा उसकी लाश के साथ फंस गई है। वो क्या करे? हाँ ये तो सोचने वाली बात है। हम्म। लेकिन राजकुमारी का कोई तो होगा ना किले के बाहर की दुनिया में। नहीं, कोई नहीं है। अरे कोई मतलब कोई कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई वफादार सैनिक। आ, चलो मान ले कि वफादार सैनिक है फिर। हम्म, एक काम करते हैं, हम लोग कहानी में ना कुछ और कैरेक्टर्स ऐड करते हैं। हम्म। एक एक राजकुमार को लेकर आते हैं। नहीं ओके। नहीं नहीं, राजकुमार को रहने देते हैं। बहुत बहुत क्लीशे हो जाएगा। मान लो कि एक लड़का है जो कि राजकुमारी से प्यार करता था। आई मीन अभी करता है। हम्म। उस लड़के को खबर भिजवाओ उस वफादार सैनिक के जरिए, और वो वफादार सैनिक उस लड़के को किले के अंदर लेकर आएगा और वो लड़का लाश ठिकाने लगा देगा। पर कैसे करेगा लड़का ये सब? वो अकेला है, कैसे करेगा? अरे यार लड़का स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। वो अंदर आएगा, लाश को ठिकाने लगाएगा और उसके बाद वो लड़का और वो राजकुमारी यहां से दूर चले जाएंगे। पर कितनी दूर जा पाएंगे? शैतान के लोग चारों तरफ है। जब वो सुनेंगे कि शैतान मर गया है तो वो उन दोनों को भी ढूंढ कर मार डालेंगे। अरे शैतान मरा नहीं है। मतलब शैतान तो मर गया ना। सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटर वासुकी एंड राइटर कार्तिक, यू नो। शैतान मरा नहीं है ऐसा यकीन दिलाना होगा उस वफादार सैनिक को, बाहर की दुनिया वालों को। वो बाहर जाएगा, लोगों को इकट्ठा करेगा और सबसे कहेगा कि शैतान और राजकुमारी गायब हैं, शायद कहीं चले गए हैं, थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। लोग उसकी बात का यकीन करेंगे, कोई उस पर शक नहीं करेगा। और कोई भी शैतान को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि शैतान तो राजकुमारी के साथ गया है। और जब तक लोगों को शक होगा तब तक वो लड़का और वो राजकुमारी 7 समंदर पार जा चुके होंगे। टाटा। दैट्स क्या लाइक मैडम? नोवेल कार्तिक। एक बार को तो मैं 10 साल पीछे चली गई। अब आप 10 साल वापस आ जाइए क्योंकि मेरा काम खत्म हो चला है और मैं जा रहा हूं, अब मुझे मत रोकना। बाय बाय। कार्तिक सुनो ना। अरे अब क्या है, अब क्या है? सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ। राजकुमार राजकुमारी के पास आ चुका है। पुराने वफादार सिपाही ने पूरा साथ निभाया और आगे भी तैयार है किसी भी हुक्म को मानने के लिए। हम्म। और ये रही शैतान की लाश। लाश? क्या है वहां? क्या? वासुकी तुमने मिस्टर दास का खून कर दिया है? ये तुमने क्या किया? कार्तिक, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने कार्तिक दो। मैं सब अरे, कार्तिक ये मेरी ये, बात दर, सुनो, मैं सब ये बताती हूँ। दरवाजा तुमने बाहर से बंद क्यों करवा रखा है? वासुकी प्लीज कार्तिक मेरी बात कहाँ सुनो, जा मुझे रहे हो? जाने दो। मुझे, हम बैठकर मैं बात तुम्हारे करते हैं, हाथ मैं तुम्हें जोड़ता सब हूँ। बताती हूँ कार्तिक। नहीं नहीं, कार्तिक मैं प्लीज तुम्हें प्लीज। सब बताऊंगी, सुन तो लो। नहीं, कार्तिक मुझे कुछ नहीं प्लीज। सुनना है यार। तुम अपने पति को मार कर बैठी हो और मुझे उनके खून में फंसा रही हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब इससे आगे हम आपको कहानी नहीं सुना पाएंगे क्योंकि वासुकी ने अपने पति का खून कर दिया है और कार्तिक बेचारा जो काफी देर से इस घर से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे लग ही रहा था तो गड़बड़ है, तो लेकिन वो नहीं निकल पाया है। सब इसके आगे क्या होता है, क्या रहस्य है, कौन मरा है या नहीं मरा है या क्या होने वाला है,
वो तो आप तभी देख पाएंगे जब हम एक पूरा प्ले लाइव परफॉर्म करेंगे। एंड आई होप कि हम इस कोविड के संकट से जल्दी बाहर आएंगे और जल्दी हम अपनी ऑडियंस को ऑडिटोरियम में मिलेंगे और उनके सामने लाइव परफॉर्म करेंगे। तो चलिए कुछ बातचीत तो अभी क्या बताऊं मैं आपको। निष्ठा, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस प्ले। बाकी हम बीच में कुछ सवाल अगर देख सकते हैं लेंगे तो मैं चश्मा लगाता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। So, yeah, so like Anup told, हम already इसके I think more than 30 shows we have done, and काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने ऑलमोस्ट लाइक इंडिया में काफी जगह प्ले किया है और अभी जल्दी से कोरोना खत्म हो, सो वी विल बी एबल टू परफॉर्म मोर। एंड दिस जॉनर हैज अट्रैक्टेड लॉट ऑफ पीपल, है ना अनूप? काफी लोगों ने इसको पसंद किया। एंड बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई इसमें कमाल की बात ये है दैट इट इज अ वन टेक एक्ट, सो देयर इज नो ब्लैकआउट ड्यूरिंग द प्ले। सो हम लोग इसको, मैं और अनूप इसको लगभग सवा घंटे में हम इसको खत्म करते हैं विदाउट एनी ब्लैकआउट। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, अच्छी स्टोरी है। सो डू यू वांट टू लाइक टेक एनी क्वेश्चंस अनूप, और हाउ शुड वी देखते हैं, डू इट? लेट्स सी इफ वी हैव सम क्वेश्चंस। एंड ओके, पहले तो या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड लिसनिंग टू आवर प्ले। इस प्ले की खूबी ये है कि मैं इस प्ले का पूरा क्रेडिट जो है राइटर अतुल सत्य कौशिक को देता हूँ, जी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी विजुअल आर्ट मीडियम में जो जो प्रोडक्ट है उसकी जो 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 राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक थ्रिलर है। पहले मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि अतुल और हम साथ में काम करें, लेकिन मैं कोई एक रूटीन प्ले नहीं करना चाहता था, कोई फैमिली ड्रामा या कोई रेगुलर कॉमेडी। मैं कुछ सोच रहा था कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया जाए। और जब मैंने अतुल से कहा कि यार कुछ अलग सा कुछ करेंगे या कुछ, तो जब उन्होंने कहा कि थ्रिलर करें क्या, तो आई जम्प्ड ऑन इट। आई सेड यस, क्योंकि थ्रिलर नाटक जो हैं वो स्टेज पर बहुत कम परफॉर्म होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गिमिक्स होती हैं। अगर सस्पेंस है तो सस्पेंस को कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि फिल्मों में या टीवी में या ऑन स्क्रीन जो है आप बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है सस्पेंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप नाटक करते हैं, आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, आपके सामने एक ही स्टेज है, वहां पर एक सस्पेंस को बिल्टअप करना और उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाकर रखना, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू अतुल सत्य कौशिक फॉर राइटिंग दिस प्ले एंड डायरेक्टिंग दिस प्ले एंड प्रोड्यूसिंग दिस प्ले। सो जैसा निष्ठा ने कहा, आई विल एक्सप्लेन दैट लिटिल इन डिटेल कि ये नाटक जब शुरू होता है और जब मैं और निष्ठा स्टेज पर आते हैं, तब से लेकर नाटक खत्म होने तक आप अंदाजा लगाइए कि 1.5 घंटे तक हम दोनों में से ना तो कोई स्टेज से बाहर जाता है, ना इसकी लाइट्स ऑफ होती है, ना ब्लैकआउट होता है। जो सस्पेंस, जो थ्रिल क्रिएट होता है वो आपके सामने होता है। अंधेरे में या लाइट्स ऑफ करके कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि राइटिंग कितनी स्ट्रांग होगी। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिस विल बी अ थ्रिलर विच विल रियली रियली कीप लॉन्ग, बिकॉज वो कहते हैं ना, एज ऑफ द सीट वाला थ्रिलर है ये नाटक वैसा है कि आप सामने देखेंगे और आपको सस्पेंस लगेगा और आप क्यूरियस होंगे कि अब क्या होने वाला है। इसीलिए हमने आपको ये नाटक पूरा नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर हम पूरा नाटक आपको दिखा देंगे तो इसका सस्पेंस चला जाएगा। सो प्लीज whenever we perform, and I hope we perform soon, please come and watch it on stage live. I can see one question from Shweta. I'm real Shweta. She's asking how much time did we take to prepare the play? So yeah. या निष्ठा बताओ आप। हाँ, so I think we took approximately लगभग हमें 4-5 महीना तो इसको लगा है प्ले को। हमने रीडिंग्स करी हैं, पहले हम मिले हैं, एंड देन उसके बाद हमने मुंबई में पूरा रिहर्सल किया। So yes, if you want to continue. सी रिहर्सल्स हमने तकरीबन, क्योंकि 2 ही एक्टर्स थे और 2 एक्टर्स के साथ एक ये आसानी हो जाती है कि आपको महीनों की रिहर्सल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती प्रिपरेशन के लिए। 15 दिन हमने नॉन स्टॉप रिहर्सल की थी। नॉन स्टॉप का मतलब ये भी है कि हम जब इस स्टेज पर आ गए थे कि प्ले रेडी हो गया था, रन थ्रू के लेवल पर आ गया था, चूंकि ये नाटक 1.5 घंटे का है, 2 ही एक्टर्स हैं, तो हमने दिन में 3-3 रन थ्रूज भी किए। सो मतलब लास्ट समझ लीजिए 15 दिन की अगर रिहर्सल थी, तो लास्ट के जो 4 दिन थे उसमें हमने रोज 3-3 रन थ्रू किए। उसके बाद हमने ऑन स्टेज शो से पहले भी विद लाइट एंड साउंड लाइक अ प्रॉपर शो वी डिड 3 रन थ्रूज विद कॉस्ट्यूम, विद मेकअप, विद लाइट एंड साउंड, एज इफ लाइक देयर इज एन ऑडियंस। हमने 3 वैसे भी रन थ्रू किए उसी ऑडिटोरियम में जहां हम प्ले लॉन्च करने वाले थे।
तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल प्ले से थोड़ा कम वक्त हमें लगा, क्योंकि 2 ही एक्टर थे। वरना अगर ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ब्लॉकिंग वगैरह में। और क्या है There's ये भी one पढ़ more. नहीं पा रहा। Yes, there's interesting question I can see. Why lot of new actor get nervous while performing? Is it because preparation and any other factor? Give your valuable advice to actors like us. So I think nervous नर्वस तो इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। नर्वस तो हम भी सभी होते हैं जब हम स्टेज पे लाइक बैक स्टेज जब हम बिल्कुल शो स्टार्ट होने वाला होता है। आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल एंड इफ योर प्रिपरेशन इफ योर रिहर्सल्स आर अप टू मार्क देयर इज नो वे दैट यू कैन डू एनी फंबल और आप कुछ गलती कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है वेल रिहर्स्ड है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अनूप? नहीं, मुझे लगता है कि नर्वस होने का कोई कनेक्शन नए एक्टर और पुराने एक्टर से होने का ऐसा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एक्टर भी नर्वस रहते हैं। तो नर्वस होना कोई एक ड्रॉबैक या कोई एक कमी नहीं है किसी भी एक्टर के लिए। जैसा कहते हैं ना कि नर्वस एनर्जी जो है वो बहुत जरूरी भी होती है, क्योंकि जब आप लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं तो एक एनर्जी क्रिएट करता है। वो एक नर्वस एनर्जी जो है वो आपको हेल्प करती है टू परफॉर्म। बट यस, एज दे से कि एक्सपीरियंस के साथ चीजें ठीक होती जाती हैं। वो तो जरूर होगा ही होगा कि आप, पुरानी कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो वाली बात है। तो आप यस जितना ज्यादा काम करते जाएंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। सो प्रैक्टिस, रियाज, एक्टर्स के लिए भी यस रियाज बहुत वेल जरूरी है। रिहर्सिंग यस। Okay, one more question from Gaurav Devgan. He's asking how many props or support elements were being used to support the thriller element. Please answer, sir. प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि ये प्ले जो है बहुत ज्यादा एक दो दो प्रेमियों की कहानी है जो बिछड़ चुके थे और अब कई सालों बाद वापस मिले हैं। उसमें से एक प्रेमी की शादी हो चुकी है और वो जो है शायद अब तक लड़के को नहीं एहसास हो रहा है कि लड़की जो है अब तक उसी पुराने दौर में, उसी पुराने प्यार में जी रही है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। तो बातचीत बहुत ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी उतना नहीं है। लेकिन हाँ, जिस जिस जगह पर हमने ये नाटक छोड़ा है, आपको सुनाया है, उसके बाद फिजिकल एक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा है। वहां एक काफी जरूरत थी। और दूसरा एक और मैं आपको चीज बताता हूं, इस नाटक में अगर आप एक पॉइंट पे आपने नोटिस किया, क्या ओवरलैपिंग भी कई जगह पर है जहां क्योस क्रिएट होता है। जहां पर अब जैसे जिस जगह पर हमने नाटक छोड़ा, जहां मिस्टर दास की लाश है, उसके बाद जो क्योस क्रिएट होता है उसमें एक्टर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था हम दोनों का, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत है, केओस क्रिएट है। ये आदमी वहां से भागना चाह रहा है, वहां पर लाश रखी हुई है, उसे डर है कि ये लड़की इसको फंसा देगी। तो वो जो केओस था ना, उसमें एक बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, जो शायद शोज के साथ आता गया। प्रॉपर्टीज का मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है हमारा। हाँ एंड आई थिंक हमारा सेट जो है वो अपने आप में आई थिंक बहुत बड़ा एक जब वो आप देखेंगे इतना वास्ट एंड इतना इट्स अ नाइस सेट विच जब हमारा प्ले जब स्टार्ट होता है तो अपने आप में ऐसा लगता है जब वो लाइट्स जलती हैं तो ऐसा लगता है कुछ थ्रिलर होने वाला है। सो आई थिंक सेट ने हमारा बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ा जी जी काम जी, किया है सेट टू सेट जस्ट और एड लाइट्स इन अ बहुत बड़ा टेस्ट। है। या यस जब आप इवन द शो लाइट्स। देखेंगे, या और सेट, जैसा मैंने कहा कि ये प्ले में ब्लैकआउट होता ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट, मूवमेंट, वो सब इतना ज्यादा है नहीं इस नाटक में, क्योंकि हम आपको एक ही साथ वो थ्रिल दिखा रहे हैं जहां कोई कैरेक्टर बाहर नहीं जा रहा है, वो वहीं आपके सामने है थ्रू आउट द प्ले। लेकिन यस, जैसा मैंने कहा कि फिजिकल मूवमेंट का क्योस बहुत ज्यादा होता है, शुरू हो जाता है एक पॉइंट के बाद प्ले में। One more interesting question. Can this play from I Rustima, can this play be made into a telefilm or will this play lose its charm when produced as a film? सी डिपेंड्स। एक अच्छा राइटर जो है वो कुछ भी कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राइटर्स जो हैं दे कैन क्रिएट मैजिक। सो होपफुली अगर हम इसको फिल्म में बनाते हैं तो इसमें थोड़े चेंजेस लाए जाएंगे, क्योंकि जब एक विजुअल मीडियम होता है और एक लाइव परफॉर्मेंस होता है, उसमें थोड़ा टेक्निकल फर्क आ जाता है। तो जब इसकी फिल्म बनेगी तो फिल्म में काफी प्लॉट का कंटेंट सेम रहेगा, कहानी का बेस सेम रहेगा, लेकिन उसकी और हो सकता है जो हम शायद लिबर्टी ले सकते हैं स्क्रीन पर दिखाने की। तो यू नेवर नो, अ राइटर कैन क्रिएट अ मैजिक विद दिस स्क्रिप्ट। Yes. This is from Pseudo Studios. He's asking you as Anup Soni, do you ever feel yourself to be tilted
emotion wise towards Karthik, or you feel inclined towards Vasuki? Sorry, just come again. I couldn't hear the question properly. Yeah, so you as Anup Soni, do you ever feel yourself to be tilted emotion wise towards Karthik, or you feel inclined towards Vasuki? See, whatever I understood, and with the help of my director in this play, I think I thought that Karthik is a loser. वो मतलब कैसा होता है ना कि जब आप अपने एक रिलेशनशिप को इसलिए ब्रेक कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे तो अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, इसलिए मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगा, जो कि इतना पुराना इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। और जब आप उस ड्रीम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और जब आप जिंदगी में वापस आते हैं और देखते हैं कि आपका जो पार्टनर था जिसको आप छोड़कर चले गए थे वो एक बहुत वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा है, आप लूजर तो अपने आप को मानते हैं क्योंकि आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, जो सपने आप देख रहे थे वो पूरे नहीं हो पाए, और ऊपर से जिसको आप छोड़कर चले गए थे वो अब वेल सेटल्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको वो आपके अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स की एक जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, एक हीन भावना जो आपके मन के अंदर आ जाती है कि यार मैं तो बेकार हूं, लाइफ में मैंने क्या किया। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बेस था मेरे लिए कार्तिक को प्ले करने का। और फिर उसके बाद जब वो यहाँ आ जाता है, कुछ देर के बाद वो समझ जाता है कि यार उसने गलती कर दी यहाँ आके, ये डिसीजन ठीक नहीं था वापस मिलने का अपनी एक्स लवर से, बिकॉज शी स्टिल स्टक इन दैट एरा। सो मुझे लगता है कि मैंने कुछ हद तक कार्तिक को एक लूजर की तरह से प्ले किया। एक कॉम्प्लेक्स इंसान है, थोड़ा वीक हो चुका है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत डाउन है, एंड देन ऑब्वियसली सिचुएशन जिस तरीके से टर्न होती है वो कैसे बिहेव करता है। I can see one more question to you, sir. Any given point of time, did any of you got carried away and improvised any new action or line? बताओ। Yes, so I think there was एक हमारा इंसिडेंट हुआ था जब एक टाइम पे मतलब मैं अपने पार्ट से भूल गई थी, एंड देन इमिडिएटली अनूप ने एकदम से उसको इम्प्रोवाइज कर लिया था। सो बेसिकली बिकॉज दिस इज अ मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल, टोटली जो हमारा प्ले है पूरा कॉन्वर्सेशन है, 1 to 1 खट 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 हम बिल्कुल कन्वर्स कर रहे हैं। सो आई फॉरगॉट लाइन, तो अगर मैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है पूरा प्ले, तो अगर मैं भूलती तो पूरा आगे की हमारी जो जैसे अनफोल्ड हो रही है कहानी वो पूरी बदल जाती। तो एकदम से अनूप ने इम्प्रोवाइज किया, एंड देन आई वुड रियलाइज ओ गॉड आई फॉरगॉट द लाइन, एंड ही इम्प्रोवाइज्ड इट, बट किसी को पता नहीं चला, ओनली वी न्यू। सो यस, ये एक बार मतलब आई थिंक मेरे को जहां तक याद है एक बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, वेयर वी आई थिंक ऐसे इंसिडेंट्स तो मतलब ये थिएटर का मजा है, यू नो, कि ऐसा बहुत बार होता है। और हाउ दैट्स द काइंड ऑफ अलर्टनेस यू नीड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। आपको लगता है कि स्टेज पे आपको हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक इंसिडेंट हमारे साथ बॉम्बे के एक शो में हुआ था। बॉम्बे के काफी फेमस ऑडिटोरियम में हमारा शो चल रहा था, और ऑलमोस्ट हम प्री क्लाइमेक्स तक पहुंच चुके थे, और मेरा बहुत ही एक इंटेंस मोमेंट चल रहा था, और मैं अकेला था उस वक्त स्टेज पे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मोमेंट है जहां पर सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड के लिए निष्ठा जो है वो स्टेज से जाती है किसी एक पानी का ग्लास लेने के लिए, दैट्स इट, उतनी देर के लिए। और मैं वो एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट है, और सडनली मैंने देखा कि ऑडियंस में से कुछ मरमर की आवाजें आ रही हैं, और कुछ लोग उठ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है ये। तो शायद कुछ ऐसा हुआ था कि स्टेज पे जो एक फ्लोर पे ग्राउंड पे जो एक लाइट रखी हुई थी, उस पे जो कुछ कागज था वो लाइट की हीट की वजह से जलने लग गया था, एंड पीपल गॉट पैनिक्ड एंड दे स्टार्टेड लीविंग। और मैं वहीं खड़ा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो अचानक हमने फिर मतलब मैं ऑडियंस को ही देख रहा था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि हुआ क्या और ऑडियंस उठ के क्यों जा रही है। मतलब ऐसा लगा कि क्या हम इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हैं कि लोग सडनली उठ के जाने लग गए। तो फिर लाइट्स ऑफ की गई और अनाउंसमेंट की गई कि भाई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो फायर। वो एक छोटा सा कागज था जो वहां जल गया, और शायद ऑडियंस को वो दिख रहा था कागज जलता हुआ विंग्स में, तो शायद वो उस वजह से पैनिक हो गया। और लेकिन फिर हमने वापस ऑडियंस को रिक्वेस्ट की कि भाई जो वी कैरीड ऑन, दे केम बैक एंड एवरीबॉडी सैट डाउन, एंड देन हमने फिर से लाइट्स ऑन करके नाटक उसी पॉइंट से दोबारा शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक किसी इंटेंस परफॉर्मेंस में और अपने बहुत ही इंटेंस मूवमेंट में, और सडनली आप देख रहे हैं ऑडियंस जा रही है। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइव परफॉर्मेंस। So I think we are कितनी देर हम और almost बात done कर with the सकते हैं? questions. या हाँ, ठीक है ना? so yeah,
So some people are asking कि Crime Patrol like out of nowhere like Crime Patrol का shoot कब होगा? And we are really scared of Corona. Industry वापस आ पाएगी यानी? सी आई थिंक हम सब इस वक्त एक ही बोट में हैं. आई एम श्योर हर प्रोफेशन, हर बिजनेस किसी ना किसी तरीके से सफर हुआ है इस कोरोना की वजह से, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है एंड आई एम श्योर थिंग्स विल कम टू नॉर्मल वेरी सून. थोड़े से और वक्त की बात है. आपके बिजनेसेस भी शुरू होंगे, आपके काम भी शुरू होंगे, इंडस्ट्री की शूटिंग्स भी शुरू हो जाएंगी. अब जब इतना बड़ा कहर आया तो उसको संभालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन यस, हिम्मत रखनी है. अब तक सबने हिम्मत रखी है और चीजें ठीक हो जाएंगी. सो होपफुली सून एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल स्टार्ट शूटिंग ऑल्सो एंड वी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑल्सो, बिकॉज आई एम रियली, हमारे एक्चुअली कुछ शोज थे बालीगंज 1990 के जो प्लान थे अप्रैल में. बहुत सारे शोज, हमारा ट्रैवल था, अलग अलग शहरों में हमारे शोज थे, वो सारे शोज कैंसिल हो गए. बहुत बुरा लगा क्योंकि वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म लाइव इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस. सो उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये थिएटर ओपन करेगा, ओपन करने के बाद जो भी प्रिकॉशंस लेकर जो है फिर से नाटक शुरू होंगे और ऑडियंस भी जो है फिर से वापस आएगी. Yes, hopefully we'll be back to theatre again and to our work as well. Okay, so thank you so much. Thank you Nishtha and Thank you Anup. Yes, it and was thank you हमने काफी टाइम बाद Atul. पढ़ा, अच्छा लगा प्ले नाटक पढ़ Yeah, के. और Yeah. again I say that thank you on your behalf also and our listeners' behalf also. Thanks to our director, writer Atul Satya Kaushik. So Yes. जल्दी मिलते हैं थिएटर्स में और आप सब लोग अपना ख्याल रखें. थैंक यू मुंबई थिएटर गाइड एक बार फिर से Thank you Mumbai Theatre Guide. to Yes. give us this platform. So please सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें. बाय बाय. Bye everybody.